दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सिटी राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री का थर्ड क्लास को लेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक धातु विज्ञान, अजंता और इनसे पुराण पुराण के बारे में देखेंगे। आर्यभट्ट, आयुर्वेद, शब्दावली, इन सबको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। टोटल एनसीईआरटी के पैटर्न पे है, नोट डाउन करेंगे। सारा क्वेश्चंस यही से बनने वाले हैं। क्लास को रेगुलर आप करें, आपका एसएसटी फुल कंप्लीट होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को लेके आएंगे और प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। चैनल पे आपको 2011 से 21 तक प्रीवियस ईयर पेपर एंड डिटेल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइनली करोगे। इस बार का सीटेट स्मूथली ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट पे आप निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। धातु विज्ञान, धातु विज्ञान क्या है? प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिक ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातत्वविद खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे। नोट डाउन करेंगे, हड़प्पावासी क्या थे? कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु कर्म की जानकारी भी थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनाया। नोट डाउन करेंगे, क्वेश्चंस रिपीटेड है, बार बार पूछा जाता है, ईवीएस के अंदर भी पूछा जाता है। तांबे और टीन को मिलाकर उन्होंने कांसा को बनाया था। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वही उनके उत्तराधिकारी लोह युग से संबंध भी थे। ये कांस्य युग से जब जुड़े थे तो लोह युग से मतलब लोहा के युग से भी संबंधित थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था तथा खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। स्तूप शाब्दिक अर्थ यह टीला होता है। स्तूप का अर्थ क्या होता है? टीला होता है। अब देखेंगे अजंता के बारे में। अजंता का गुफा काफी इंपॉर्टेंट है। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों साल के दौरान कई गुफाएं खोदी गई थी अजंता में। इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाया गया विहार थे। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने के वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। नोट डाउन करेंगे, इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार है और यह रंग पौधे तथा खनिजों से बनाए गए हैं। ये क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है। यह जो रंग वो लोग यूज करते थे, पौधे तथा खनिजों से बनाते थे। इन महान कृतियों को बनाने के लिए कलाकार अज्ञात हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। किसने की थी? शिल्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। नोट डाउन करेंगे। अब आगे कुछ चेक करते हैं इंपॉर्टेंट तथ्य। तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई ने करीबन 1400 साल पहले, मणिमेखलाई ने 1400 साल पहले सत्तनार द्वारा लिखा गया। कालिदास की संस्कृति में लिखित थे। कालिदास ने जो लिखा था टोटल कॉन्सेप्ट संस्कृत में लिखे थे। नोट डाउन करेंगे। अब पुराण के बारे में चेक करेंगे। पुराण, पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराण। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल सांस्कृतिक श्लोक में लिखे गए हैं जिससे शब्द उन्हें सुने और समझ सके। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। नोट डाउन करने का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्त्रियां और शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वह भी इसे सुन सकते थे लेकिन पढ़ नहीं सकते थे। पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया गया था। महाभारत में ही भागवत गीता में भी। याद करेंगे, पुराणों और महाभारत वेद व्यास की रचना है। नोट डाउन करेंगे। रामायण के लेखक कौन है? रामायण के लेखक वाल्मीकि को माना जाता है। अब आगे चेक करेंगे आर्यभट्ट, आयुर्वेद, गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी थी। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापना भी, उन्होंने वृत्त की परिधि को कैसे नापते हैं वो भी ढूंढ के निकाला था आर्यभट्ट। नोट डाउन करेंगे। आयुर्वेद, आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान का एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद को दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। एक थे चरक और द्वितीय शताब्दी में संस्कृत, चौथी शताब्दी में चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र एवं उल्लेखनीय पुस्तक है चरक संहिता। नोट कर डाउन करेंगे। अब देखेंगे कागज का आविष्कार, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कागज का आविष्कार 1900 साल पहले कई लून नाम के व्यक्ति चीन में किया। कागज का तो आविष्कार सबसे पहला चीन में हुआ 1900 साल पहले
और काई लून नाम व्यक्ति ने इसका इजाद किया था। कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया था, सीक्रेट रखा गया था। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची थी। नोट डाउन करेंगे, 1900 साल पहले तो ये बना था, लेकिन 1400 साल बाद यह कोरिया तक पहुंची, इसे सीक्रेट रखा गया था। अब चेक करेंगे शब्दावली, काफी इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान शब्द आज इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं, लेकिन 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। नोट डाउन करेंगे, मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का पहले बार शब्द का यूज किया था, तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में इन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। अब सल्तनत के प्रकार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। नोट डाउन करेंगे, किसका समावेश नहीं हुआ? दक्षिण भारत का। इसके विपरीत 16वीं शताब्दी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। नोट डाउन करेंगे। अब आगे चेक करेंगे, अभिलेखगार काफी इंपॉर्टेंट है। अभिलेखगार दोस्तों आसान भाषा में मिलेगा, सारा क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है। नोट डाउन करेंगे, ऐसा स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, जहां पे कलेक्ट करके रखा जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखगार होते हैं, जहां वो अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन का ब्यौरा रिकॉर्ड रखते हैं, उन्हें हम अभिलेखगार कहते हैं। अब प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेर बदल करते चलते हैं, जब उसका जो कॉपी करते हैं तो थोड़ा सा एडिट भी उनमें हो जाता है। पर्यावास क्या है? इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र में पर्यावरण और वहां के रहने वाले सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली को हम पर्यावास कहते हैं। अब जाति पंचायत को चेक करेंगे। जी हाँ, काफी नोट डाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्ग की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहते थे। अपने अपने कास्ट के अनुसार अपना अपना एक नियम चलता था। नोट डाउन करेंगे, और वहां के बूढ़ा बुजुर्ग इसे करते थे, इस नियम का इजाद करते थे। भाषा तथा क्षेत्र से कुछ पॉइंट देख लेंगे। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश में हर क्षेत्र की अलग अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, दक्षिण कर्नाटक में तेलंगानी, आंध्र प्रदेश में गुजरी, गुजरात में मोवारी, तमिलनाडु में गोड़ी, बंगाल में अवधी, पूर्व उत्तर प्रदेश में, और हिंदी दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में। अमीर खुसरो ने यह बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं जानते हैं। नोट डाउन करेंगे। अब संस्कृत के बारे में कुछ पॉइंट देख ले। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक भी थे। नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा भी बढ़ता चला गया। नोट डाउन करेंगे। अब कुछ संरक्षक कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद और सहारा देते थे, उन्हें हम संरक्षक कहते थे। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकार ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। नोट डाउन करेंगे। 19वीं सदी में अंग्रेजों ने इसे 3 तरह से इतिहास को बांट दिया गया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, जिसे हम ब्रिटिश शासन भी कहते हैं। अब कुरान शरीफ के बारे में कुछ चेक करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुरान शरीफ का संदेश भारत में सबसे पहले 17वीं सदी में व्यापारिक और अप्रवासी के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्मग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। नोट डाउन करेंगे। कुछ नया राजवंश का उदय हुआ, उन्हें भी हम चेक करेंगे।
17वीं सदी आते आते उपमहाद्वीपों में विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। सामंत अपने आप में महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी आदि घोषित करते थे। कदम, मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। क्या थे? हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य को सफलतापूर्वक स्थापित किया। एलोरा का गुफा से क्वेश्चन आता है। यह भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष के सिंह के रूप में दिखलाया गया, यह भित्ति चित्र राष्ट्रकूट काल की कृति है। कहाँ की कृति है? राष्ट्रकूट काल की कृति है। अब देखेंगे महाधीराज। राजाओं के राजा को कहा जाता है महाधीराज। त्रिभुवन चक्रवर्ती, तीन भुवन का स्वामी होता है। त्रिभुवन चक्रवर्ती तीन भुवन का स्वामी होता है। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिले थे। करों के जी सबसे अधिक उल्लेखित कर है वेट्टी, जो कि नगद बाजार में जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। इसे हम वेट्टी कहते थे। कर इन द सेंस टैक्स की यहाँ पे बात हो रही है। अब देखेंगे प्रशस्ति और भूमि अनुदान। जी हाँ, प्रशस्तियों में ऐसा ब्यौरा होता है जो शब्दशः सत्य भी हो सकते हैं, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। कई शासक ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। संस्कृत में लिखी कई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्टम के कामों का वर्णन भी मिला। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में देते थे, पुरस्कृत करते थे, उन्हें एज ए गिफ्ट भूमि दिया जाता था। यह ताम्रपत्रों पे अभिलेख होता था जो कि भूमि पाने के दिए जाते हैं। नोट डाउन करेंगे, भूमि जो देते थे, जो आज रजिस्ट्री होती है, तभी के युग में ताम्रपत्रों में उन्हें लिखित रूप से अभिलेखित करके ब्राह्मणों को भूमि गिफ्ट में राजा लोग देते थे। ये क्वेश्चन आ चुका है। 12वीं शताब्दी में एक बृहत संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इन्हें कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया है। शासकों ने बड़े मंदिर का निर्माण करवा कर भी अपने सत्ता और समाधानों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वो एक दूसरे को राज्य पे आक्रमण करते थे तो मंदिर को भी अपना निशाना बनाते थे। नोट डाउन करेंगे, और मंदिर को भी निशाना बनाते थे। अब आ गए मंदिर तोड़ने वाले। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध है। उन्हें गुजरात के सोमनाथ मंदिर लूटा। आ गए ना, गुजरात में सोमनाथ मंदिर को उन्होंने लूटा था। उसने अल बेरुनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने के लिए काम सौंपा। अल बेरुनी को अरबी में लिखी गई, नोट डाउन करेंगे किस भाषा में लिखी गई, अरबी में लिखी गई उनकी कृति किताबे हिंद आज भी इतिहासकार के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है उस काल को जानने का। आप देखेंगे गजनी सुल्तान ने अल बेरुनी को रखा था लिखने के लिए अल हिंद किताब, अरबी भाषा में। नोट डाउन करेंगे चहमान जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए, वो दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पे शासन करते थे। चहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी जो अफगान शासक 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसी के हाथों से वो हार भी गया। नोट डाउन करेंगे। आगे चेक करेंगे चोल शासक। जी हाँ, राजाराज प्रथम को सबसे प्रतिभाशाली चोल शासक माना जाता है। राजाराज प्रथम को, राजाराज के पुत्र का नाम राजेंद्र प्रथम था। राजाराज पुत्र का क्या नाम था? राजेंद्र प्रथम था। उन्हें गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में हमला किया। इन अभियानों के लिए उन्हें एक जल सेना भी उन्होंने बनाई। जल सेना भी राजेंद्र प्रथम ने बनाई। नोट डाउन करेंगे। राजाराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगई कोंडचोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि में एक चमत्कार है। अब जल द्वार प्रारंभिक रूप से लकड़ी या धातु बाधा है जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों को, नहरों को दर प्रवाह संचालित करता है। अब किसानों का बस्ती जो उड़ कहलाती है, किसानों की बस्ती क्या कहलाती है? उड़ कहलाती है। सिंचित खेती
के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह का गाँव के समूह को नाडु कहते हैं। गाँव के समूह को क्या कहते हैं? नाडु कहते हैं। और किसानों की बस्तियों को हम लोग उड़ कहते थे। अब चेक करेंगे अभिलेख और लिखित सामग्री से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोग ऐसे भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनका उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच होना चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होने चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों से किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। जिसने अपने या अपने संबंधित खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। अब आगे चेक करेंगे तोमरों और चौहानों की कहानी। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। यह दहली वाला कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे। दहली वाला क्या है? एक सिक्के है, नोट डाउन करेंगे, जो काफी प्रचलित और प्रचलन में था। अब दिल्ली के शासक चेक करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तोमर ने आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165 तक शासन किया। अनंगपाल ने 1130 से 1145, चौहान ने 1165 से 1192 और पृथ्वीराज चौहान ने 1175 से 1192 तक पृथ्वीराज ने अपना शासन किया। प्रारंभिक तुर्की शासक 1206 से 1290 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने 1210 से 1236। रजिया सुल्तान 1236 से 1240। गयासुद्दीन बलबन ने 1266 से 1287। खिजली वंश 1290 से 1320। जलालुद्दीन खिजली 1290 से 1296। अलाउद्दीन खिजली ने 96 से 1316 तक, 1296 से 1316 तक। तुगलक वंश ने 1320 से 1414 तक तुगलक वंश ने अपना राज किया। आगे चेक करेंगे, गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 से 1324 तक अपना राज किया। मोहम्मद तुगलक ने 1324 से 1351 तक। फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से 1388 तक। सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक। खिर्ज खान 1414 से लेकर 1421 तक। लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 और बहलोल लोधी ने 1451 से लेकर 1489 तक अपना राज किया। अब देखेंगे न्याय चक्र और रजिया सुल्तान के बारे में कुछ टॉपिक लेंगे। 13वीं सदी के इतिहासकार फारूक ए मुदब्बिर ने लिखा था। 13वीं सदी के इतिहासकार फारूक ए मुदब्बिर ने लिखा था, राजा का काम सैनिक के बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों में एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेगा जब वो खुशहाल और प्रसन्न होगा। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासक को बढ़ावा दे। नोट डाउन करेंगे, तभी टैक्स किसानों से वसूला जाता था। रजिया सुल्तान सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान सिंहासन पे बैठी। नोट डाउन करेंगे, रजिया किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान थी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम है, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उनके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। नोट डाउन करेंगे, 1240 में रजिया सुल्तान को सिंहासन से हटा दिया गया। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। उन्होंने अंकित सिक्के पे करवाया था और अभिलेखों में करवाया था। नोट डाउन करेंगे। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वरंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी 1262 से 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेख में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवा कर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक कश्मीर की रानी दिद्दा 980 से 1003, उनका नाम दिद्दी बड़ी बहन से निकला। नोट डाउन करेंगे, दिद्दा का अर्थ है बड़ी दीदी से निकला। अब देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। गैरिसनो रक्षक सैनिक
की टुकड़ियों को कहा जाता था गैरिसनो। गैरिसन शहर एक किलेबंदी बसाव होता था जहां सैनिक रहते थे। भीतरी प्रदेश किसे कहते हैं? किसी भी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाकों को भीतरी प्रदेश कहते थे, जो उस शहर के लिए वस्तु और सेवा की पूर्ति करते थे। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे कुछ चेक करेंगे दोस्तों। आगे का वीडियो दिल्ली का सल्तनत का विस्तार, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आप 10 वीडियो के अंदर पूरा हिस्ट्री कवर हो जाएगा, 10 वीडियो में ज्योग्राफी, 10 वीडियो में सिविक्स। चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर, डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइनली कर लोगे। इस बार का सीटेट स्मूथली, ट्रिकी वे, मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। जय हिंद, जय भारत।